नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण और पॉजिटिव जानकारियों को लेकर आया हूं। दोस्तों, सरकार चाहे 8वें पे कमीशन के लिए मना कर दे, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांग थमने वाली नहीं है। 8वां पे कमीशन सरकार को लाना पड़ेगा, सरकार को बैठाना पड़ेगा। ये मांग तब तक चलती रहेगी जब तक सरकार 8वां पे कमीशन की घोषणा ना कर दे। जी हां, इसके बारे में आगे जानकारी दूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, ओआरओपी से जुड़ी हुई एक बेहद महत्वपूर्ण खुशखबरी है। जी हां, ओआरओपी की एक बड़ी विसंगति को सरकार ने दूर करने का फैसला लिया है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, जिसमें पेंशनर्स के पीपीओ भी चेंज हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। तो क्या आने वाले समय में ओआरओपी के बाकी भी जो विसंगतियां हैं, क्या उसको सरकार सही कर सकती है? क्या विसंगतियों को दूर करने की ओर सरकार का यह पहला कदम है? इसके बारे में भी आगे वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट से पेंशनर के फेवर में एक ऐसा फैसला आया है दोस्तों, जो कि ना सिर्फ फैसला पेंशनर के फेवर में है, बल्कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जी हां, बेहद महत्वपूर्ण फैसला है। आगे मैं आपको कोर्ट का जजमेंट का कॉपी दिखा के समझाऊंगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई ऑथेंटिक भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट का तगड़ा झटका, फैसला पेंशनर के फेवर में, साथ ही साथ 50,000 रुपए का जुर्माना भी। जी हां दोस्तों, कभी कभी पेंशनर्स के साथ जब अन्याय होता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को सामने आना पड़ता है। जी हां, एक ऐसा ही फैसला जो ना सिर्फ माननीय कोर्ट ने पेंशनर के फेवर में फैसला सुनाया, ना सिर्फ सरकार को यह आदेश दिया कि जो पेंशनर का हक है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ माननीय कोर्ट ने सरकार के ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। जी हां दोस्तों, और यह हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और यह फैसला बेहद ही लोगों को एक न्याय की ओर आस्था जगाने वाला फैसला है कि अगर आपको कहीं आप अन्याय का शिकार हो रहे हैं तो आपके सामने सुप्रीम कोर्ट है जो हमें न्याय प्रदान करेगी। और दोस्तों, हमारा इक्वल एमएसपी का केस भी अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में ही दायर होगा। तो हम इक्वल एमएसपी के ऊपर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट से इसी तरीके का फैसले का जो है इंतजार कर रहे हैं। चलिए फिलहाल जो ये केस है, उस केस का जजमेंट का कॉपी देख के समझते हैं। दोस्तों, ये आपके सामने माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट का कॉपी है, जो अभी अभी हाल फिलहाल का 3 दिसंबर 2024 का जजमेंट का कॉपी है। दोस्तों, इस जजमेंट में आप देख पा रहे हैं, भारत सरकार इसमें अपीलेंट है और जो पेंशनर है वो इसमें रेस्पोंडेंट है। तो इस जजमेंट में माननीय कोर्ट ने न केवल पेंशनर को न्याय दिया है, बल्कि भारत सरकार के ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, आगे मैं दिखाऊंगा इसमें कि आखिर ये किस मुद्दे को लेकर के ये जजमेंट आया है। आखिर पेंशनर को जब कोई हक उनका छीना जाता है, तब माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस तरीके से जजमेंट दिया जाता है। अब पूरा डिटेल्स को समझने के लिए आप वीडियो को पॉज करके समझ लीजिएगा, लेकिन मैं मोटा मोटा जो कहानी है वो आपको समझा देता हूं। दोस्तों, एक जब सर्विस में एक सोल्जर थे तो उनकी ड्यूटी थी जेएनके में लाइन ऑफ कंट्रोल में रहते हुए, जब रात को लगभग 2 बजे वो पेट्रोलिंग में थे, तो पेट्रोलिंग के दौरान ही उनको दिल का दौरा पड़ता है। हाई एल्टीट्यूड एरिया में, फील्ड में उनको दिल का दौरा पड़ता है, जिस वजह से उनको वहां से मौसम खराब होने की वजह से उनको एयरलिफ्ट नहीं किया जा सकता। उनको उनके जो साथी हैं वो पैदल ही वहां से इवैक्यूएट करके लाते हैं, लेकिन जब तक उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है उनकी मृत्यु हो चुकी होती है। तो इस चीज को मानते हुए जो यूनिट है, जो कमांडिंग ऑफिसर है, उस केस को बैटल कैजुअलिटी डिक्लेयर करते हैं। लेकिन बाद में जब उनको पेंशन दिया जाता है, फैमिली पेंशन जब शुरू किया जाता है, तो लिबरलाइज फैमिली पेंशन ना दे करके पेंशनर को स्पेशल फैमिली पेंशन दिया जाता है, यानी कि शहीद का पेंशन नहीं दिया जाता है। तो उसके बाद माननीय एएफटी में केस किया जाता है, माननीय एएफटी द्वारा पेंशनर को न्याय दिया जाता है। माननीय एएफटी ने जो है उनको लिबरलाइज फैमिली पेंशन ग्रांट करने का आदेश दे दिया, लेकिन उस केस को लेकर के भारत सरकार जाती है सुप्रीम कोर्ट, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब इस केस में फैसला सुना दिया है। और माननीय कोर्ट ने ना सिर्फ एएफटी के जो फैसले को बरकरार रखा है, ना सिर्फ एएफटी के फैसले को सही ठहराते हुए लिबरलाइज फैमिली पेंशन को ग्रांट किया है,
बल्कि भारत सरकार के ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जी हाँ, आप यहाँ पर 13 नंबर और 14 नंबर पैराग्राफ में आपको देखने को मिलेगा फाइनल जजमेंट। चलिए मैं 14 नंबर जो पैराग्राफ है, जो माननीय कोर्ट का फाइनल जजमेंट है, वो आपको पढ़ के समझाता हूँ। अकॉर्डिंगली द अपील इज डिसमिस्ड, यानी कि भारत सरकार ने जो अपील की थी, भारत सरकार के अपील को डिसमिस कर दिया जाता है। द डायरेक्शंस contained in paragraph 13 of the impugned judgment shall be implemented within a maximum period of 3 months from today. We direct the appellant to pay the cost quantified as rupees 50,000 to the respondent within a period of 2 months from today. यानी कि भारत सरकार के ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया और भारत सरकार के अपील को खारिज भी कर दिया गया और पेंशनर को लिबरलाइज फैमिली पेंशन ग्रांट करने का आदेश भी सुना दिया। देखिए 3 दिसंबर 2024 का अभी का हाल फिलहाल का आदेश है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। ओआरओपी की विसंगतियों की उल्टी गिनती शुरू, 10 में से पहला विसंगति हुआ दूर। अब आगे पीएमआर प्री 2006 को एमएससीपी रिजर्विस्ट से लेकर हर मुद्दे पर कार्य करे सरकार। जी हां दोस्तों कुछ विसंगतियां ऐसे हैं जो बेहद महत्वपूर्ण विसंगतियां हैं और मैं अमूमन ये देखता हूं कि इन विसंगतियों को बाकी जगहों से नहीं उठाया जाता, जिसमें से खास करके 2006 से पुराने पेंशनर्स को एमएससीपी देने का मुद्दा जो है, जैसे 2006 के बाद के रिटायरी कोई सिपाही हैं, 17 साल उनका लेंथ ऑफ सर्विस है, तो उनको एमएससीपी हवलदार के हिसाब से पेंशन मिल रहा है। लेकिन वहीं अगर 2006 से पुराने रिटायरी हैं तो उनको सिपाही का ही पेंशन मिलता है। वो केवल इस बार नहीं है, ओआरओपी 1 में नहीं, 2 में नहीं, 3 में नहीं, आने वाला जब भी ओआरओपी आएगा ये विसंगति, ये इनजस्टिस, ये अन्याय हमेशा होता रहेगा। मैंने ये देखा है कि इस विसंगति को खास करके ये जो ओआरओपी में प्री 2006 के पेंशनर्स को एमएससीपी का फायदा न देने वाले विसंगति को कोई भी नहीं उठा रहा है। किसी भी फोरम में कोई भी संस्थाएं भी इस विसंगति को नहीं उठा रहे हैं, जबकि अगर हम सही मायने में देखें तो ये ओआरओपी की बहुत ही अहम विसंगति है, बहुत बड़ी विसंगति है। तो ऐसे मैंने पिछले दिनों 10 विसंगतियां गिनाई थी दोस्तों, जिसमें से पहला विसंगति का अब निपटारा हो गया है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने जो विसंगति प्रायोरिटी वाइज गिनाई थी उसका एक छोटा सा क्लिप वीडियो का मैं आपको दिखाना चाहूंगा, उसको देखते हैं। प्रायोरिटी नंबर 10 विसंगति, जो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट ऑनरेरी कैप्टन का जो लेंथ ऑफ सर्विस कम लिया गया है ओआरओपी में। मान लीजिए कोई अगर 32 साल सर्विस करके ऑनरेरी लेफ्टिनेंट रिटायर हो रहे हैं तो उनका केवल आप 30 साल ले रहे हैं ओआरओपी में। ये कहां का न्याय हुआ? अगर किसी को आपने 32 साल तक सर्विस करवाया और उसको अगर आप ओआरओपी में केवल 30 साल का फायदा दे रहे हैं तो ये तो बिल्कुल ही विसंगति है, बिल्कुल अन्याय है, तो इसको दूर किया जाए। 9 नंबर विसंगति मेरे हिसाब से प्रायोरिटी नंबर 9 एक्स ग्रुप का जो मुद्दा है। प्रायोरिटी नंबर 8 में क्या है? इंक्वायरी डिक्रीज ऑफ जेसीओज पेंशन। जी हां, जेसीओज का पेंशन ओआरओपी 1 से भी ओआरओपी 2 में 3 में कम कैसे हुआ, इसका इंक्वायरी होना चाहिए। प्रायोरिटी नंबर 7 वॉर इंजुरी एलिमेंट में जो लेंथ ऑफ सर्विस लिया गया है वो गलत लिया गया है। प्रायोरिटी नंबर 6 दोस्तों, रिजर्विस्ट पेंशनर को आप कैसे बाहर रख सकते हैं। प्रायोरिटी नंबर 5 की पीएमआर को आप कैसे बाहर कर सकते हैं। पीएमआर आर्मी रूल आर्मी एक्ट के अधीन ही रिटायरमेंट का एक स्कीम है, तो उनको आप कैसे ओआरओपी से बाहर रख सकते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने शुरुआती भाषण में, ओआरओपी के शुरुआती भाषण में ये कहा है कि कोई वॉलंटियर रिटायरमेंट नहीं होता है फौज में। तो अगर वॉलंटियर रिटायरमेंट, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट नहीं होता है तो पीएमआर के नाम पर कुछ पेंशनर्स को ओआरओपी के दायरे से बाहर कैसे रखा जा सकता है। प्रायोरिटी नंबर 4 दोस्तों, ओएमजेसी का रिकमेंडेशन को लागू करना। जी हां। प्रायोरिटी नंबर 3 एसएफपी और एलएफपी। जी हां, स्पेशल फैमिली पेंशन और लिबरलाइज फैमिली पेंशन के जो पेंशनर हैं, जिस समय में वो उनको पेंशन शुरू किया गया था, जो पुराने पेंशनर्स हैं, उनका जो एक्चुअल लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से अभी ओआरओपी में फायदा दिया गया है, जिसकी वजह से उनका पेंशन में घाटा हुआ है। प्रायोरिटी नंबर 2 की एमएसीपीएस को प्री 2006 के पेंशनर्स को लागू किया जाए। जी हां, ये ओएमजेसी में भी है। बगैर इस विसंगति को दूर किए ओआरओपी हमेशा के लिए अधूरा है। चलिए अब मेरे हिसाब से प्रायोरिटी नंबर 1 में क्या आता है ओआरओपी की विसंगतियों में। प्रायोरिटी नंबर 1 में आता है दोस्तों लाइव डाटा इन पब्लिक डोमेन। जी हां, जिस डाटा को लेकर के, जिस पेंशन का डिटेल्स को लेकर के ओआरओपी के टेबल बनते हैं, उसको पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक किया जाए। तो आप सबने देखा दोस्तों, अब इसमें से जो प्रायोरिटी 10 वाली विसंगति थी
उसको दूर कर दिया गया है। जी हाँ, बाकायदा लेटर निकाला गया है। चलिए लेटर दिखा के आपको समझाता हूं। दोस्तों, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का वित्त विभाग का ये लेटर है 3 दिसंबर 2024 का, और इस लेटर में ओआरओपी के एक बड़ी विसंगति को सही करते हुए भारत सरकार ने डिक्लेरेशन दिया है। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर का यहाँ पर नाम है, कुछ पेंशनर का पूरा डिटेल्स के साथ एप्लीकेंट के हिसाब से उनका बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल्स लिख करके उनका सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंसेस का यहाँ पर रेफरेंस दे करके ये आदेश निकाला गया है। अब देखिए, रिवीजन ऑफ पेंशन अंडर ओआरओपी 3 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024, इसका सब्जेक्ट ये है देखिए। और यहाँ पर ये उस विसंगति को सही किया गया दोस्तों, जो विसंगति मैंने भी अपने वीडियोज में आप सबको समझाया था। चलिए, अब विसंगति क्या था कि जो भी सुबेदार मेजर होते हैं, सुबेदार मेजर जब रहते हैं तो उनको मैक्सिमम लेंथ ऑफ सर्विस 32 साल 33 साल जितना भी उन्होंने सर्विस किया है उसके हिसाब से ओआरओपी में फायदा दिया जाता है। लेकिन जैसे वो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट हो जाते हैं उनका लेंथ ऑफ सर्विस 30 साल में आ जाता था, जो एक बहुत बड़ी विसंगति थी। अब पूरा यहाँ पर पैराग्राफ आप पढ़ के देखिए। अब उस विसंगति को सरकार ने सही कर दिया है। जी हाँ, अब रक्षा मंत्रालय ने यह क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि जो भी सुबेदार मेजर ऑनरेरी लेफ्टिनेंट बने या ऑनरेरी कैप्टन बने, उनको उनका जो एक्चुअल लेंथ ऑफ सर्विस है अप टू मैक्सिमम 33 इयर्स का फायदा अब दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी पहल है भारत सरकार ने की है, ताकि ओआरओपी की इस बड़ी विसंगति को सही किया जा सके। अब इसके अलावा भी बहुत सारे और भी विसंगतियां हैं ओआरओपी की, जिसको दूर करने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। बेशक सरकार ने संसद में 8CPC पर जवाब दे दिया, मांग जारी है। 8CPC से पीछा नहीं छुड़ा सकती है भारत सरकार। जी हां दोस्तों, बेशक भारत सरकार ने संसद में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए यह कहा है कि अभी 8वां पे कमीशन से जुड़ा हुआ ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश जारी है और भारत सरकार 8वां पे कमीशन से पीछा नहीं छुड़ा सकती। संस्थाओं द्वारा, बहुत सारे संस्थाओं द्वारा अब ये मांग लिखित में जाने लगे हैं, और जेसीएम जो कि जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी एक बहुत बड़ी संस्था है, सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त संस्था है, इसकी मांग दोबारा से गई है अब 8वां पे कमीशन को संगठित करने को लेकर के। ये बड़ी बात है दोस्तों। भारत सरकार के ऊपर लगातार मांग जो है दबाव बनाना जरूरी है, ताकि भारत सरकार 8वां पे कमीशन से ना पीछा छुड़ा सके। तो ऐसी ही एक मांग भेजी गई है। चलिए लेटर देखते हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने बेशक संसद में यह कहा हो कि अभी 8वां पे कमीशन का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी, उसके बाद भी पेंशनर संस्थाएं और जो कर्मचारियों की संस्थाएं हैं वो भारत सरकार के ऊपर लगातार 8वां पे कमीशन का दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। ये देखिए 3 दिसंबर 2024 का ये लेटर है, और ये लेटर उसी दिन का लेटर है दोस्तों जिस दिन भारत सरकार ने संसद में जवाब दिया था। और ये लेटर कैबिनेट सेक्रेटरी को और चेयरमैन नेशनल काउंसिल को एड्रेस किया गया है। और ये लेटर सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है दोस्तों क्योंकि नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ये वो संस्था है जो भारत सरकार द्वारा ही स्थापित की गई है, भारत सरकार द्वारा ही स्वीकृति दी गई संस्था है। और 8वां पे कमीशन को लेकर के इस संस्था द्वारा मुद्दा उठाया जाना, इस संस्था द्वारा ये लेटर लिखा जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इस लेटर में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं कि किस तरीके से 7वां पे कमीशन समय रहते ही गठित कर दिया गया था। इस तरीके के और भी बहुत सारे जस्टिफिकेशंस इस लेटर में दिए गए हैं। तो दोस्तों, भारत सरकार के संसद में मना करने के बावजूद भी इस तरीके से 8वां पे कमीशन को संगठित करने की मांग समय समय पर उठती रहेगी और भारत सरकार को उन मांगों के ऊपर विचार करना पड़ेगा। बेशक संसद में भारत सरकार ने जवाब ऐसा दिया कि वो अभी कोई भी ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, लेकिन सरकार को ऐसा प्रस्ताव लेके आना पड़ेगा, नहीं तो जो कर्मचारी संस्थाएं हैं, पेंशनर संस्थाएं हैं, उनके ऊपर भारत सरकार के ऊपर समय समय पर इस तरीके का मांग, इस तरीके का लेटर या धरना प्रदर्शन के जरिए 8वें पे कमीशन का दबाव डालते रहेंगे। तो आप सबने देखा दोस्तों, मांग लगातार जारी है, भारत सरकार को 8वां पे कमीशन गठित करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।